हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे इनहेरेंट पावर, जो कि सेक्शन 482 में दिया हुआ है सीआरपीसी के। इनहेरेंट पावर क्या होता है? तो अपन पहले वर्ड इनहेरेंट को समझते हैं। अगर मैं कहूँ राइट टू लाइफ जो है वो इनहेरेंट राइट है हमारा। राइट टू लाइफ हमारा इनहेरेंट राइट है। क्यों? बिकॉज ऑफ बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। तो जो ये इनहेरेंट पावर है ये बाय वर्च्यू ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस है हाई कोर्ट की। जो हाई कोर्ट है वो होता है कोर्ट ऑफ जस्टिस। हाई कोर्ट जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। तो बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस जो पावर उसे मिली होती है उसे अपन इनहेरेंट पावर कहते हैं। तो ये सीआरपीसी में दी गई है 482 में। तो आइए अपन इसको पढ़ते हैं। सेक्शन 482, नथिंग इन दिस कोड shall be deemed to limit or affect the inherent powers of the high court। बहुत ध्यान से है ना। Nothing in this code shall be deemed to limit or affect the inherent power of the high court to make such orders as may be necessary to give effect to any order under this code or to prevent abuse of the process of any court or otherwise to secure the ends of justice। तो यहाँ पे जो की टर्म्स हैं वो क्या क्या दिखती है अपने को। नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अफेक्ट इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट to make such orders as may be necessary to give effect to any order under this code or to prevent abuse of the process of any court or otherwise to secure the ends of justice। एक पूरे बैरक को याद करना या फिर इसके प्रोविजन की लैंग्वेज एज इट इज़ याद करना पॉसिबल नहीं है। तो अपन इसके कीवर्ड्स को समझेंगे और एक एक करके ब्रेक डाउन करेंगे जिससे अपन को याद करने में आसानी रहेगी। तो 482 क्या कहता है? नथिंग इन दिस कोड यानी कि सीआरपीसी में शैल बी डीम टू लिमिट और अफेक्ट द इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट, इनहेरेंट पावर of the high court to make such order to make such order to give effect to any order under this code। कोई सा भी ऑर्डर उसको इफेक्ट देने के लिए, इस कोड में जो भी ऑर्डर दिया गया उसको इफेक्ट देने के लिए या फिर प्रोसेस का एब्यूज प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट एब्यूज ऑफ द प्रोसेस, या फिर टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस। ठीक है, ये की टर्म्स है, एक एक करके समझते हैं। पहले अपन समझते हैं नथिंग इन दिस कोड। तो ये जो वर्ड नथिंग है वो क्यों यूज किया गया है? यहाँ पे वर्ड नॉट विथ स्टैंडिंग भी तो यूज हो सकता था। ये क्यों नहीं यूज किया गया? जनरली अपन प्रोविजन में पढ़ेंगे तो लॉ में दो टर्म्स यूज करते हैं जनरली।
एक नथिंग हो गया और एक नॉट विथ स्टैंडिंग हो गया। तो यहाँ पे टर्म नॉट विथ स्टैंडिंग क्यों नहीं यूज किया गया? नॉट विथ स्टैंडिंग इन दिस कोर्ट शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अफेक्ट द इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट, ये वर्ड भी तो यूज कर सकते थे। इसको हम कहते हैं नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज। अब इसका मतलब क्या होता है? अगर यहाँ पे लिखा होता नॉट विथ स्टैंडिंग इन दिस कोर्ट शैल बी डीम्ड, तो इसका मतलब होता कि इसको ओवरराइडिंग इफेक्ट मिला हुआ है। और अपन ओवरराइडिंग इफेक्ट कब देते हैं? जब कॉन्फ्लिक्ट होता है दो प्रोविजंस में। जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तब हम टर्म यूज करते हैं नॉट विथ स्टैंडिंग, बट यहाँ पे नथिंग यूज किया गया है। तो जो ये वर्ड नथिंग यूज किया गया है इसको हमको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमें बताता है कि जो इनहेरेंट पावर है वो हाई कोर्ट को कन्फर नहीं की जा रही, या हम दे नहीं रहे ये पावर्स हाई कोर्ट को। ये जो पावर्स हैं ये एग्जिस्टिंग है ऑलरेडी, ये डिक्लेयर कर रहे हैं हम या एक्नॉलेज कर रहे हैं हम कि सच पावर एग्जिस्ट, ना कि हम ये पावर हाई कोर्ट को कन्फर कर रहे हैं या फिर दे रहे हैं। नथिंग इन दिस कोर्ट शैल बी डीम्ड टू लिमिट और इफेक्ट, तो यहाँ हम बात करें कि ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। यहाँ पे जब वर्ड नॉट विथ स्टैंडिंग होता है ये तब यूज करते हैं जब कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता। तो जो 482 से पहले के या फिर कोई सा भी जो सेक्शन है सीआरपीसी का, वो 482 के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है। सीआरपीसी का और हाई कोर्ट का एक ही पर्पस है, टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस। सो देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सीआरपीसी एंड द इनहेरेंट पार्ट्स ऑफ द हाई कोर्ट। नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अफेक्ट। तो इस पूरे कोड में कुछ भी इनहेरेंट पावर को हाई कोर्ट की लिमिट या अफेक्ट नहीं करेगा। तो हमें इस वर्ड नथिंग को अप्रिशिएट करना चाहिए, बिकॉज हम यहाँ पे एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाई कोर्ट के पास ऐसी एक पावर है, हम मेनली डिक्लेयर कर रहे हैं। अब जो ये इनहेरेंट पावर होती है इसका रेशनल क्या होता है, रीजनिंग क्या है इसकी होने की, एग्जिस्टेंस की? इसको हम रेसिडुअरी पावर भी कह सकते हैं। अब ये रेसिडुअरी पावर क्या होता है? जब पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाता है या कोई भी प्रोविजन बनाता है तो वो सब कुछ फोर्स ही नहीं कर सकते। तो कोई सी भी ऐसी सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस होती है जो पहले से फोर्सिएबल नहीं होती, जहां पे कोर्ट को अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे कोई सा भी डिसीजन लेना पड़ता है, तो उसके लिए पावर देनी पड़ती है हमें। जहां पे भी कोई लॉ नहीं होता, जिसको हम कहते हैं नॉन लिक्विड, ये LIQUET है। इसका मतलब क्या होता है? नो लॉ। जहां पे कोई लॉ नहीं होता तो वहां पे जो ऑर्डर पास करने की पावर है उसे हम रेसिडुअरी पावर कहते हैं। और ये रेसिडुअरी पावर दी गई है इनहेरेंट पावर के थ्रू हाई कोर्ट को। यहाँ पे जो ये टर्म यूज किया गया है, टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस, ये अपने आप में बहुत ब्रॉड टर्म है, टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस। तो जस्टिस को सिक्योर करने के लिए हाई कोर्ट कोई सा भी ऑर्डर पास कर सकता है, और इसे हम कहते हैं इनहेरेंट पावर और रेसिडुअरी पावर। तो ये नॉटविथस्टैंडिंग वाला आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ओवर राइडिंग इफेक्ट नहीं हो रहा। तो एक बार इसको अपन कंक्लूड करते हैं, सेक्शन का क्या मतलब है। सीआरपीसी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो लिमिट या अफेक्ट कर रहा है इनहेरेंट पावर को हाई कोर्ट की, टू मेक सच ऑर्डर टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर पास्ड अंडर सीआरपीसी।
यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो ऑर्डर पास करते हैं उसको इफेक्टिव बनाने के लिए या फिर कोई प्रोसेस है किसी कोर्ट का उसके एब्यूज से प्रिवेंट करने के लिए या फिर एंड्स ऑफ जस्टिस को सिक्योर करने के लिए ये इनहेरेंट पावर दी गई है हाई कोर्ट को अंडर सेक्शन 482। अब अपन ये समझते हैं कि हाई कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, बट सुप्रीम कोर्ट भी तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। तो क्या सेम पावर 482 में, सेक्शन 482 में सुप्रीम कोर्ट के पास भी है या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास है, जैसे कि मजिस्ट्रेट? क्योंकि पूरे सीआरपीसी का पर्पस है जस्टिस करना, तो ये पावर तो मजिस्ट्रेट के पास भी होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट तो खुद एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, एक एपेक्स कोर्ट है। तो क्या 482 में ये इनहेरेंट पावर इनके पास है? तो इसको दोबारा पढ़िए। ये जो पावर है इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट, ये पावर सिर्फ हाई कोर्ट को दी गई है 482 में। ये जो पावर दी गई है सिर्फ हाई कोर्ट को दी गई है 482 में। एक चीज बताइए, हाईएस्ट क्रिमिनल कोड कौन सा है अपनी कंट्री का? हाईएस्ट क्रिमिनल कोड कौन सा है अपनी कंट्री का? कईयों को लगता होगा कि सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, एक एपेक्स कोर्ट है, तो वो होगा, बट ऐसा नहीं है। जो हाईएस्ट कोर्ट है अपनी कंट्री का वो है हाई कोर्ट। हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट कह रहा हूं मैं, सॉरी, ना कि कोर्ट। हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट जो है हमारी कंट्री का वो हाई कोर्ट है। और जो 482 में पावर्स दी जा रही है, इनहेरेंट पावर्स 482 में, ये सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। जो सुपरवाइजरी पावर होती है, सुपरवाइजरी पावर्स जो होती है ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट, वो किसके पास होती है? ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट, वो पावर किसके पास होती है? वो सिर्फ हाई कोर्ट के पास होती है। आर्टिकल 227 एक बार पढ़िएगा, उसके अंदर दिया गया सुपरवाइजरी पावर ऑफ द हाई कोर्ट। तो जो 142 के अंदर पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को टू पास एनी ऑर्डर जस्टिस के लिए, वो भी इनहेरेंट पावर है, ये भी एक इनहेरेंट पावर है। बट सेक्शन 482 वाली पावर डिफरेंट है और वो सिर्फ हाई कोर्ट के पास है। एक ट्रायल कोर्ट से, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है, लोअर कोर्ट होता है, उधर से एक केस विड्रॉ करने की पावर वो हाई कोर्ट के पास होती है। उसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो होता है वो हाई कोर्ट के पास होता है। तो ये जो 482 में इनहेरेंट पावर की बात हो रही है ना, ये हाई कोर्ट के कंटेक्स्ट में है। तो जो स्टेटस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, स्टेटस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो 482 में नहीं कवर किया गया इनहेरेंट पावर के अंदर। अब बात करते हैं स्टेटस ऑफ मजिस्ट्रेट। अब जस्टिस तो इनको भी करना है, तो ये पावर तो मजिस्ट्रेट के पास भी होनी चाहिए, क्योंकि सेक्शन 151 सीपीसी का जो है वो सारे ऑल सिविल कोर्ट्स को इनहेरेंट पावर देता है। सेक्शन 151 सीपीसी जो है उसमें सभी सिविल कोर्ट्स को इनहेरेंट पावर दी गई है। ऑल्सो जो इनहेरेंट पावर है वो सीआरपी
इनहेरेंट पावर जो है वो सीआरपीसी 1973 में बाद में आई है, बट जो इनहेरेंट पावर थी वो पहली बार सीपीसी में ही थी। इससे पहले जो हमारा सीआरपीसी था 1898 का, उसमें इनहेरेंट पावर नहीं थी। तो ये पहली बार जो इनहेरेंट पावर थी वो सीपीसी में से ली गई है, जिसमें सारे सिविल कोड्स को इनहेरेंट पावर दी गई है। तो फिर मजिस्ट्रेट को जो क्रिमिनल कोर्ट का एक जज होता है, उसको क्यों नहीं इनहेरेंट पावर दी गई है, और वो कैसे जस्टिस करेगा? ये एक बहुत बड़ी डिबेट है कि मजिस्ट्रेट को भी इनहेरेंट पावर देनी चाहिए, बट मजिस्ट्रेट के पास वो इनहेरेंट पावर नहीं होती। तो मजिस्ट्रेट के पास क्या होता है? तो जो मजिस्ट्रेट के पास होता है वो होती है एंसिलरी पावर। इम्प्लाइड पावर, या फिर इंसिडेंटल पावर। अब ये क्या होता है? मान लीजिए 154 में किसी ने एफआईआर फाइल करने गया पुलिस के पास, पुलिस ने मना कर दिया, तो फिर उसने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को एप्लीकेशन दी, उन्होंने भी एफआईआर लॉन्च नहीं करी। तो अब सेक्शन 156 में मजिस्ट्रेट को हमने कहा, तो मजिस्ट्रेट ने एक ऑर्डर पास किया और पुलिस को कहा कि एफआईआर फाइल करो और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो। अब एक ऑर्डर पास किया मजिस्ट्रेट ने, इसके बाद भी उन्होंने एफआईआर फाइल नहीं की और इन्वेस्टिगेशन नहीं की। तो अब मजिस्ट्रेट के पास पावर है एक और ऑर्डर पास करने की, एफआईआर फाइल करवाने के लिए और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए ऑर्डर पास कर सकते हैं। तो जो ये वाला ऑर्डर था, इसको इफेक्टिव बनाने के लिए मजिस्ट्रेट एक और ऑर्डर पास कर सकता है, और ये उसकी एंसिलरी पावर है। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया? इनहेरेंट पावर क्या होती है, स्टेटस हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का और मजिस्ट्रेट का। तो जो 482 है सीआरपीसी का, उसमें हाई कोर्ट के पास होती है इनहेरेंट पावर? हाँ होती है। सुप्रीम कोर्ट के पास होती है? नहीं। मजिस्ट्रेट के पास होती है? नहीं। इन कंक्लूजन, जो इनहेरेंट पावर है सेक्शन 482 में, वो सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट को दी गई है, और जो हाई कोर्ट है वो हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट है हमारी कंट्री का, ना कि सुप्रीम कोर्ट। थैंक यू।